नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास में पहली बार 2023 के विधानसभा चुनाव में सीजीपीएससी के मेरिट लिस्ट के घोटाले वाला मामला एक प्रमुख मुद्दा बना। इस मामले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। फॉरेंसिक जांच की तैयारी की जा रही है। वो फॉरेंसिक जांच जो ये बताने के लिए काफ़ी होगी कि प्री और मेंस के दौरान जिस कलम का इस्तेमाल किया गया, जिन परीक्षार्थियों ने वाकई परीक्षा दी, क्या वो सत्य थे या कोई बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के पुत्र नितेश सोनवानी का जिस तरह से सरनेम छुपा दिया गया, प्री में उसका नाम नितेश सोनवानी था, मेंस में भी नाम नितेश सोनवानी ही था, इंटरव्यू तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही मामला उजागर हुआ तो भांडा फूटा। सीबीआई ने आते ही सीजीपीएससी से कुछ बड़ी जानकारियां मांगी है। इन जानकारियों के मिलने के बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ जिस तरह का तालमेल होगा, उसके बाद बड़े रसूखदार और जिम्मेदार लोग जेल के सलाखों के पीछे होंगे। बहुत सी गर्दनें दबोची जाएगी। फिलहाल हम समझने की कोशिश करते हैं कि सीबीआई ने क्या दस्तावेज मांगे हैं, जिसके बाद और ज्यादा हो हंगामा मच सकता है। सीजीपीएससी से सीबीआई ने जो दस्तावेज मांगे उनमें चयनित कैंडिडेट की प्री और मेंस की आंसर शीट, दूसरा कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने वाले सदस्यों की पूरी डिटेल, पूरी जानकारी, तीसरा किस पैनल में कौन सा सदस्य था, किस पैनल ने कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया, इसकी जानकारी, चौथा पैनल की मार्क लिस्ट जिसमें अभ्यर्थियों का नंबर लिखा हो वो लिस्ट, पांचवा अंतरिम सूची की जानकारी, छठवां संबंधित विभागों को भेजी गई अनुशंसा रिपोर्ट। ये तो प्रारंभिक जानकारियां हैं जिससे जांच आगे बढ़ाई जाएगी, लेकिन इस पूरे जांच की अहम कड़ी है फॉरेंसिक रिपोर्ट। इस फॉरेंसिक रिपोर्ट से खुलासा होगा कि प्री और मेंस की आंसर शीट में रोल नंबर और प्रश्नों के जवाब अलग अलग समय पर तो नहीं लिखे गए हैं। दूसरा, इंटरव्यू के दौरान पैनल के सदस्यों ने कैंडिडेट को जो नंबर दिए हैं उनमें कहीं छेड़छाड़ तो नहीं की गई। इसके अलावा फॉरेंसिक जांच में दस्तावेजों की जांच के अलावा आयोग के अध्यक्ष, सचिव, सदस्य, इंटरव्यू पैनल के सदस्य और चयनित विवादित उम्मीदवारों से पूछताछ भी सीबीआई करेगी। इसके अलावा जांच की अहम कड़ी होगा मोबाइल नंबर। जो विवादित कैंडिडेट हैं, अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, सचिव जीवन किशोर ध्रुव और सीजीपीएससी के तमाम सदस्यों के 5 साल के कॉल डिटेल, उनके डाटा, सारे रिकॉर्ड को खंगाला जाएगा, जिसके बाद पक्के तौर पर यह उम्मीद की जा सकती है कि लाखों साल में होने वाली वो खगोली घटना कैसे हो गई कि एक ही घर से पति, पत्नी, बेटा, बेटी, सारे नाते रिश्तेदार का चयन मेरिट सूची में हो जाता है। जो 5-5, 6-6 बार तक प्री नहीं निकाल पा रहे थे, आखिर वो मेरिट लिस्ट में कैसे आ गए। एक बार मैं फिर आपको वो बदनाम लिस्ट दिखा रहा हूँ जिसने छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं के गला घोटने का काम किया, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। वो लिस्ट एक बार फिर आपके सामने है। इस पर एक एक नाम को गौर करें और क्या क्या रिश्तेदारी है उस पर भी आप गौर करें। ये वो लिस्ट है जिसे तत्कालीन भाजपा के विधायक नंदकीराम कंवर ने हाई कोर्ट में याचिका के रूप में प्रस्तुत किया था। अभ्यर्थियों का नाम, पद और रिश्तेदारी आपको साफ तौर पर नजर आ रही होगी। पहली सूची में सिर्फ नाम नितेश लिखा हुआ है, जो टामन सिंह सोनवानी के पुत्र थे, लेकिन सोनवानी सरनेम यहाँ से गायब है। डिप्टी कलेक्टर बना दिए गए, ये टामन सिंह सोनवानी के पुत्र थे। इसके अलावा साहिल, जो कि टामन सिंह सोनवानी के बड़े भाई के बेटे हैं, साहिल का भी सरनेम गायब है। निशा कोसे, जो टामन सिंह सोनवानी की बहू हैं, डिप्टी कलेक्टर बना दी गई। दीपा अजगले आडिल, जो जिला आबकारी अधिकारी बनाई गई, ये भी टामन सिंह सोनवानी के भाई की बहू हैं। सुनीता जोशी, जो लेबर ऑफिसर बनाई गई, ये भी टामन सिंह सोनवानी की बहन की बेटी हैं। सुमित ध्रुव, जो डिप्टी कलेक्टर बनाए गए, उस समय के पीएससी के सचिव के बेटे हैं। नेहा खलको, डिप्टी कलेक्टर बनाई गई, जो राज्यपाल के सचिव अमृत खलको की बेटी है। इन्हीं अमृत खलको के बेटे निखिल खलको को भी डिप्टी कलेक्टर बनाया गया। साक्षी ध्रुव डिप्टी कलेक्टर बनाई गई, जो डीआईजी ध्रुव की बेटी है। प्रज्ञा नायक डिप्टी कलेक्टर बनाई गई, जो कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार की बेटी है। प्रखर नायक डिप्टी कलेक्टर बनाई गई, कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार के बेटे हैं। ऐसी पूरी सूची को आप गौर से देख सकते हैं। ये वो खगोली घटना है, अजब
संयोग है जो लाखों साल में एक बार होता है। एक ही घर से कई नाते, रिश्तेदार, बेटा बेटी, तमाम ऐसे लोग जो हो सकता है अपात्र हैं, लेकिन संदेह की सुई साफ तौर पर उस समय की भूपेश बघेल सरकार के करीबियों के पास जाती है, जिसे लेकर विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप पत्र दाखिल करते हुए सीजीपीएससी के असल गुनाहगारों को जेल के सलाखों के पीछे डालने की बात कही थी। अब विष्णुदेव साय सरकार को बने 6 महीना हो चुका है। ऐसे में पूरे छत्तीसगढ़ को उम्मीद है कि सीजीपीएससी के मामले में जो बीते 25 अप्रैल को अधिसूचना जारी की गई थी, बालोद के अर्जुंदा थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे केंद्रीय जांच एजेंसी ने संज्ञान में लिया है। उस एफआईआर के अनुसार अब क्या गिरफ्तारी होगी, इस पर हमारी निगाह होगी। गौर करने वाली बात है कि विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से सीएम हाउस का घेराव भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया था, उस घेराव प्रदर्शन को जनता का सहयोग मिला था। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान मैंने करीब से लोगों के गुस्से को महसूस किया था। छत्तीसगढ़ में युवाओं को छलने का काम, जो युवाओं को रोजगार देना चाहिए, वो सरकार युवाओं से पैसा ले रही। उस पीएससी घोटाला को लेकर हम आंदोलन करने धमतरी जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब आए हैं। सीजीपीएससी ने 19 अलग अलग विभागों के 210 पदों के लिए 2021 में भर्ती विज्ञापन जारी किया था। 2022 में आयोग ने परीक्षा पूरी करते हुए 210 पदों में आयोग ने 625 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू के चयन किया। इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग ने जैसे ही अंतरिम सूची जारी की तो अभ्यर्थियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले का सूत्रधार उस समय के सीजीपीएससी के चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को माना जाता है। गोपनीय कार्य के लिए अध्यक्ष सचिव प्रमुख रूप से जिम्मेदार होते हैं। यदि उनके रिश्तेदार कोई अभ्यर्थी हो, परीक्षा दे रहे हो, तो ऐसे में कैसे मान लिया जाए जो पेपर तय किए जा रहे हैं, जो प्रश्नावली तय की जा रही है, वो उनके करीबी रिश्तेदारों तक नहीं पहुंचती होगी। नियम तो यही है कि गोपनीय कार्य से सीजीपीएससी में लगे हुए लोगों को अपने पद से हट जाना था या उनके रिश्तेदारों को परीक्षा ही नहीं देनी थी, लेकिन इस नियम का कहीं पालन नहीं हुआ। यही कारण है कि अब बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है। हमारे पास ढेर सारे इनपुट है इस मामले में, ढेर सारे सबूत सीबीआई के पास भी हैं, बस अब कार्रवाई की देरी है, न्याय की देरी है। जो लोग आस लगाए बैठे थे उनका क्या होगा। मामला हाई कोर्ट में लंबित है, हमारी भी बारीक निगाह लगी हुई है। राजबोध आपका अपना जनमंच है, जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्रीय सर्वोपरि। मेरा आपसे अनुरोध है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।